नमस्कार दोस्तों। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में ये फोर्थ क्लास आज होने जा रही है। इसके पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 रिकॉर्ड कर चुका हूँ। सबसे खास बात क्या है कि इसमें मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा जो लोग शुरू से जीए की क्लास करना चाहते हैं। ठीक है। आईबीपीएस, एसबीआई, नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक, इन सभी एग्ज़ाम के लिए जितना भी बता रहा हूँ ये यूज़फुल होगा। तो आप लोग शुरू से वीडियो देखें, लेक्चर 1 से स्टार्ट करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बैंक का पूरा एक चार्ट बताया था, तो उसी के आगे थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। आरआरबी की अगर हम बात करें, आरआरबी की बात करें, रीजनल रूरल बैंक की बात करें, तो ये शेड्यूल बैंक में आती हैं। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2, शेड्यूल 2 में ये लिस्टेड होती हैं। ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें तो देश में सबसे पहली जो ग्रामीण बैंक स्थापित हुई थी वो 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित हुई थी। और अगर हम बात करें उस बैंक की, तो उस बैंक का नाम था प्रथमा बैंक। बैंक का नाम था प्रथमा बैंक, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया है। 2 अक्टूबर 1975 को देश की पहली ग्रामीण बैंक की स्थापना मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में की गई थी। ग्रामीण बैंक जितनी भी होती हैं उसकी एक स्पॉन्सर बैंक होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रायोजक बैंक। जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रायोजक बैंक। तो स्पॉन्सर बैंक जो है प्रथमा बैंक की, उसका नाम है सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक इसकी स्पॉन्सर बैंक है। और देश की पहली जो ग्रामीण बैंक है उसका नाम है प्रथमा बैंक। कैसे याद करें, ये भी आसान है। प्रथम ग्रामीण बैंक तो प्रथमा कह दें, आसान हो जाएगा याद करना। तो इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रामीण बैंक की, ग्रामीण बैंक में जो शेयर होता है, शेयर होल्डिंग होती है, अगर हम बात करें, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ग्रामीण बैंक में जो हमारी केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% हिस्सेदारी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की 15% होती है, और स्पॉन्सर बैंक की 35% होती है। तो इस प्रकार से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन आरआरबीज, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा 50, 15, 35, 40, 45, ऐसे कुछ करके। तो 50% जैसे इसका होगा तो सही आंसर हो जाएगा। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। अगर हम कमेटी की बात करें तो इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी, इन्हीं की सिफारिश पर ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये पूछा जाता है कि इसको रेगुलेट कौन करता है। नाबार्ड करती है। और रीफाइनेंस अगर पूछा जाए कि रीफाइनेंस कौन करता है, तो ग्रामीण बैंक को रीफाइनेंस भी नाबार्ड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब जो ग्रामीण बैंक होती हैं, आरआरबी जो होती हैं, इनका मेन वर्क होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्रेडिट, कृषि ऋण देना। ठीक है, इनका मेन वर्क होता है कृषि ऋण देना। तो जैसे में मुख्य रूप से किसानों के द्वारा जो कृषि ऋण लिया जाता है वो केसीसी के द्वारा लिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल के लिए होती है, जिसे 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। और केसीसी में है फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड लाइव स्टॉक। अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक, इन सभी के लिए लोन दिया जाता है केसीसी के माध्यम से। और फार्मिंग के लिए, इसके लिए फार्मिंग कृषि करने के लिए लोन दिया जाता है। तो केसीसी का बहुत ही जो किसान की जो खतौनी होती है उसके आधार पर
इसका जो ऋण है निर्धारित किया जाता है। लगभग अगर बात करी जाए तो नियरली 1 लाख तक का लोन ये आसानी से छोटे किसानों को उपलब्ध कराती हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर आसानी से केसीसी के माध्यम से लोन ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ग्रामीण बैंक की बात करें तो ये कॉमर्शियल बैंक भी हैं, कॉमर्शियल बैंक में भी आएंगी क्योंकि डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं और लेंडिंग भी करती हैं। तो ये कॉमर्शियल बैंक हैं, ठीक है। इनके एटीएम भी हैं आज के समय में। तो जितने भी बड़े फंक्शन हैं ये आज के समय में करने लगी हैं धीरे धीरे। बहुत सारी ग्रामीण बैंकों को मर्ज भी आपस में किया जा रहा है ताकि जो लॉस में बैंकें चल रही हैं, ग्रामीण बैंक जो लॉस में हैं, उनको फायदे में भी लाया जाए। तो ये सारे नियम भी धीरे धीरे बनाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इनको मर्ज भी किया जाए। फंक्शन की अगर हम बात करें तो द ग्रांट्स लोन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, grants loan to cooperative societies, accept deposits। डिपॉजिट अगर हम बात करें तो दो टाइप का होता है, डिमांड एंड टाइम। तो डिमांड डिपॉजिट जो होगा आपका करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होता है। टाइम डिपॉजिट आपका जो होता है एफडी और आरडी, ये बैंक में डिपॉजिट की बात करते हैं। ये बैंक में डिपॉजिट होते हैं मुख्य रूप से, इसको भी हम लोग जानेंगे। लोन केसीसी के माध्यम से दिया जाता है। अगर हम बात करें डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी लोन देते हैं। दे प्रोवाइड्स फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी, मतलब एनईएफटी के माध्यम से, एनईएफटी के माध्यम से ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र की सुविधा दी जाती है। ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र में जैसे एनईएफटी आता है आपका, आरटीजीएस आता है, तो ये ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र में आता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसको कहते हैं। मिन एनईएफटी में कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती, ना ही मैक्सिमम लिमिट होती है, बट आरटीजीएस में मिनिमम लिमिट 2 लाख की होती है, ठीक है। रीफाइनेंस फैसिलिटी नाबार्ड प्रोवाइड करता है रीजनल रूरल बैंक को। और इंश्योरेंस कवर जो है वो डीआईसीजीसी के द्वारा है। डीआईसीजीसी के द्वारा बैंकों में 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पहले, अगर हम बात करें इस बार के, सॉरी, अगर हम बात करें अभी लेटेस्ट में, तो लेटेस्ट में जो इसमें चेंजेस हुए हैं, डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है ये 5 लाख है, इसको ध्यान में रखेंगे अभी। और कौन कौन से खातों पर ये दिया जाता है इसको जानना जरूरी है। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी और आरडी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि किसी का मान लिया 10 लाख रुपए जमा है तो उसको कितना इंश्योरेंस मिले, कवर प्रोवाइड किया जाएगा, कितना पैसा बैंक वापस करेगा। 5 लाख, सिर्फ 5 लाख तक की बैंक की जिम्मेदारी होती है। अगर किसी का 20 लाख जमा है तो कितना बैंक वापस करेगा, सिर्फ 5 लाख ही बैंक वापस करेगा, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस कवर जो है डीआईसीजीसी प्रोवाइड करता है और डीआईसीजीसी आरबीआई की सब्सिडरी है। डीआईसीजीसी आरबीआई की सब्सिडरी है। एसएलआर एंड सीआरआर दे हैव टू मेंटेन स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो, इनको मेंटेन करना पड़ता है ग्रामीण बैंक को भी। पीएसए लेंडिंग की, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें तो 75% टोटल इन्हें देना पड़ता है। जितना भी लोन बांटते हैं उसमें 75% पीएसएल में देना पड़ता है और उसमें से 25% एग्रीकल्चर में देना होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं हम लोग। कोऑपरेटिव बैंक क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंक, व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंक। तो ध्यान दीजिएगा कोऑपरेटिव बैंक क्या है। कोऑपरेटिव बैंक की अगर हम बात करें, ये स्मॉल फाइनेंशियल एंटिटी हैं या छोटी बैंक कह सकते हैं।
ठीक है। वेयर वेयर इट्स मेंबर वेयर इट्स मेंबर आर द ओनर एंड कस्टमर। मतलब कोऑपरेटिव बैंक ऐसे छोटे बैंक होते हैं जहाँ जो जहाँ पर इसके जो मेंबर होते हैं वही इसके ओनर होते हैं और वही इसके कस्टमर होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो कोऑपरेटिव बैंक क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 के अंतर्गत इनकी स्थापना की गई थी फर्स्ट टाइम, अगर हम बात करें। और इसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो कोऑपरेटिव जो बैंक हैं ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आती हैं। मतलब इनको आरबीआई कंट्रोल करता है, आरबीआई इनको मॉनिटर करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि कोऑपरेटिव बैंक के टाइप्स की बात करें अगर हम, तो कोऑपरेटिव बैंक मेन 3 टाइप की होंगी: स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है। तो अगर हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, तो ये स्टेट लेवल पे इनका वर्क होगा। स्टेट लेवल पे ये बिग बैंक होती हैं, बड़ी बैंक होती हैं, ध्यान दीजिएगा। और इनकी स्थापना स्टेट के नाम से भी की जा सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और अलग अलग राज्यों में इनके नाम अलग अलग होते हैं। राज्य के नाम से मुख्य रूप से स्थापित की जाती हैं। और इनकी स्थापना जो करती है वो स्टेट गवर्नमेंट की ज़्यादा शेयर होता है। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें मेजर शेयर होल्डिंग होती है। बट अगर बात करें कि क्या ये आरबीआई से लोन ले सकती है, यस, आरबीआई से इसको लोन मिल सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें रिकैपिटलाइजेशन कर सकता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है पीएमसी बैंक, जो कि महाराष्ट्र में रही है। पीएमसी पीएमसी बैंक लॉस में गई थी और बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रही थी। अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, तो क्या ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो इसके नीचे की जो बैंकें होती हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक जितनी होती हैं, उनको ये लोन देने का भी काम करती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कैन टेक लोन फ्रॉम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो होती हैं ये जिले में स्थापित की जाती हैं, जिला स्तर पर, और जिले के नाम से भी स्थापित की जा सकती हैं या इनके अलग नाम भी हो सकते हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी इन्हें कहा जाता है, इन्हें सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी और आरडी करवा सकते हैं। ये लोन देने का भी काम करते हैं। और जितने भी कॉमर्शियल फंक्शन हैं आज के समय में कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, बट मेनली मुख्य रूप से ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो इनकी भी अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप के हो जाएंगे: अर्बन कोऑपरेटिव एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं। डीआईसीजीसी की अगर हम बात करें, डीआईसीजीसी, तो डीआईसीजीसी यहाँ पे इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है, जो कि कितना होगा, 5 लाख। जो एनबीएफसी होती हैं, एनबीएफसी में डीआईसीजीसी कोई भी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है। तो एक लास्ट में बचता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी ये विलेज स्तर पर होती हैं, ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर। तो इसको सोसाइटी है, तो सोसाइटी बनाने के लिए अगर हम बात करें 10 to 20 पीपल की ज़रूरत होती है। और इस प्रकार की सोसाइटी आसानी से ग्रामीण क्षेत्र में बनाई जा सकती है, जहाँ पे ग्रुप मेंबर जो है एक माइंड सेट के लोग इसमें होते हैं। एक माइंड सेट का मतलब जिनका एक निश्चित उद्देश्य हो, इस प्रकार के लोग इसकी स्थापना कर सकते हैं। जैसे किसान है तो किसान हो सकते हैं, मजदूर है तो मजदूर हो सकते हैं,
इस प्रकार से मेल या फीमेल कोई भी इसमें हो सकते हैं। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था, इनको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था, जो सेठ महाजन साहूकार होते थे पहले के समय में, बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलते थे, ज़मीन कब्जा करते थे, परेशान करते थे, उनके चंगुल से बचाने के लिए कहीं ना कहीं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल रहा है। स्टार्टिंग में इनकी स्थापना से इन सब जो कार्य थे उसमें कमी आई है। अब क्या डीआईसी जैसी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को में इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है? नहीं प्रोवाइड करती है, यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करती है, ठीक है। इनका मेन क्रेडिट का ही वर्क है, यहाँ पे खाता वगैरह नहीं खोला जा सकता, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को लोन कौन देता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देती है। एक बार फिर से बता दें, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इनका वर्क स्तर जो होता है ये स्टेट लेवल पर होता है और इनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को लोन दिया जाता है, ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। ज़रूरत पड़ने पर इनको स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा दे सकता है। इसके बाद इन्हीं के नीचे आती हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या जिला सहकारी बैंक जिन्हें कहते हैं, ये जिले में होती हैं और यहाँ पे बोरोइंग लेंडिंग ये सब होती है, खाते खोले जा सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं भी आज के समय में कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं और बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। इसके नीचे आते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो एक प्रकार से ये मेंबर होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का, क्योंकि यहीं के लोग जाकर के अपना खाता वगैरह खुलवाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में भी। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को बनाने के लिए कह सकते हैं कि इसको विलेज लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर बनाया जा सकता है और इस प्रकार की सोसाइटी बनाने के लिए 10 से 20 लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है। इनको लोन कहाँ से मिलता है? जिला से सहकारी बैंक से मिलता है आसानी से। अब यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे कोऑपरेटिव बैंक का जो फंक्शन है, ठीक है, इनका फंक्शन को थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका मेन फंक्शन क्या होता होगा। तो एग्रीकल्चर लोन देना इनका फंक्शन है, लाइव स्टॉक के लिए लोन देना, वही एनिमल हस्बेंड्री कह सकते हैं, इसके लिए लोन देना, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन के लिए लोन देना, जैसे मिल्क प्रोडक्शन गाय भैंस बकरी ये सब, या फिर कोई डेयरी वगैरह है खोलना है तो उसके लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा पर्सनल पर्सनल फाइनेंस भी किया जाता है, पर्सनल फाइनेंस भी किया जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन देना, इंडस्ट्री के लिए लोन देना, ये खासकर अर्बन एरिया में दिया जाएगा ये लोन। स्मॉल स्केल यूनिट एमएसएमई इसके अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा, इनके लिए लोन देना, होम फाइनेंस की सुविधा देना, कंज्यूमर फाइनेंस उपभोक्ता को लोन देना, एंड पर्सनल फाइनेंस भी इसमें आएगा। तो ये कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव बैंक का मेन वर्क होगा। तो इसमें कुछ भूलना नहीं है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, जितना बताया है इसको एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी और वो नोट्स भी इसका आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा समझने पे ये पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके 2-3 बार देख सकते हैं और आसानी से समझ में। अब इसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन जानते हैं। आरआरबीज वर सेटअप ऑन, आरआरबीज की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। द टोटल ऑथराइज कैपिटल ऑफ आरआरबीज इज, आरआरबीज की टोटल ऑथराइज कैपिटल कितना होती है? अगर हम बात करें आरआरबीज की ऑथराइज कैपिटल कितना होती है, तो ये होगा 5 करोड़ रुपीज़। आरआरबीज आर ओन बाई, आरआरबी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक, जॉइंटली, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी का शेयर होता है एक प्रकार से।
यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। बट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करी जाएगी तो वो होगी आपकी RBI। ठीक है। रीजनल रूरल बैंक आर empowered to transact the business of banking as defined under Banking Regulation Act 1949, Negotiable Instrument Act 1881, Regional Rural Bank 1976, to empower to transact the business of banking as defined under बिजनेस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग का जो लाइसेंस जारी किया गया, ध्यान रखिएगा, तो ये आएगा आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। विच ऑफ दिस बैंक रीफाइनेंस टू RRBs, तो ये हो जाएगा नाबार्ड। द शेयर कैपिटल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन RRBs, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कैपिटल कितना होता है, तो ये होता है 15%। तो ये पूरे क्वेश्चन रहे हैं। वीडियो आप देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।